Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Today we will be discussing that the roles, responsibilities and activities of a clinical psychologist in his or her clinic. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें एक्टिविटीज़ के हवाले से तो इंटरव्यूइंग क्लाइंट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। तो सबसे पहले इंटरव्यू किया जाता है कि क्लाइंट एक्चुअली हमारे पास किस प्रॉब्लम के साथ आया है, उस हवाले से उससे इंटरव्यू किया जाता है और उसके साथ साथ आइडेंटिफाई की जाती है सेकंड नंबर पे उसकी जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल या बिहेवियरल इश्यूज उसके साथ होते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर असेसमेंट्स की जाती हैं, असेसिंग द एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एबिलिटीज ऑफ अ क्लाइंट यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को यूज़ करते हुए असेस किया जाता है कि एक्चुअली क्लाइंट की जो एटीट्यूड है या उसका बिहेवियर और उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से है। फिर फोर्थ नंबर पे डायग्नोज किया जाता है साइकोलॉजिकल, इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर, उसमें जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डायग्नोज किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। नंबर फिफ्थ पे डिज़ाइन किया जाती है उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम को। जब हमें डायग्नोज हो जाता है कि क्लाइंट के साथ क्या प्रॉब्लम्स है तो उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए या उसके कॉग्निशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं थेरेपीज़ को। 6 नंबर पे डिवाइस किया जाता है, डेवलप किए जाती हैं और इम्प्लीमेंट की जाती हैं थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट उस क्लाइंट के लिए कि उसके लिए कौन सी ऐसी जो थेरेपी है उसके लिए सूट करेगी ताकि वो अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने में उसकी हेल्प की जा सके। उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट या मेथड जो है वो उनको डिफरेंट साइकोमेट्रिक जो मेथड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यानी ऐड किया जाता है अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि क्लाइंट की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। उसके साथ साथ उसकी क्लाइंट को हेल्प किया जाता है जो वो गोल्स लेके आता है अपने साथ कि वो उसने क्या अपना टारगेट लेके है, वो किन मुश्किलात से बाहर निकल जाता है, उसके हवाले से उसकी प्लानिंग की जाती है एंड कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो उसके साथ मिलके बनाए जाते हैं क्लाइंट के साथ ताकि वो अपनी उस प्रॉब्लम या अपने वो उस गोल को अचीव कर सके। और उसके बाद मॉनिटर किया जाता है क्लाइंट की प्रोग्रेस को, उसकी थ्रू रेगुलर थेरेपी जो सेशंस या मीटिंग्स उसके साथ की जाती है तो उसमें क्लाइंट की उस प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, जो काम उसको करने के लिए दिए जाते हैं कि अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प आउट हो सके। सेकेंड लास्ट पे ऑब्ज़र्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है कि ताकि उसकी जो थेरेपी है उसको प्लान अच्छे तरीके से करके उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए ताकि इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंड लास्टली उसका जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन किया जाता है, अपने पास रखा जाता है ताकि क्लाइंट की प्रोग्रेस को हम लोग गाहे बगाहे जब वो हमारे पास फॉलोअप के लिए आए तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती रहे कि पहले उसकी क्या प्रोग्रेस थी और अब क्या है। और उसके साथ साथ रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूर होता है क्योंकि हो सकता है कि उसको रेफ़र करना पड़ सके किसी दूसरे ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास या किसी फिजियोलॉजिस्ट के पास ताकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड हो ताकि उसको समझने के लिए हमारे क्लाइंट के लिए वो रिकॉर्ड काम आए। ज़्यादातर लोगों को ये मानना है कि साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर अपनी क्लिनिकल सेटिंग में बैठे रहते हैं और वहीं पे बैठ के क्लाइंट को असेस करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट फील्ड्स में अपने आप को आजकल मनवा रहे हैं। जिस तरह से अगर हम लोग कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वहाँ पे जो उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो डिफरेंट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे जो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो वर्क प्लेस पे जाके स्टडी करते हैं बिहेवियर को और इसके साथ साथ वो सिलेक्ट करते हैं, यानी एचआर के साथ भी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं एम्प्लॉइज़ को उनके पर्टिकुलर जॉब्स के लिए
और उसके साथ साथ वो उसकी वर्क प्लेस पे उनकी जो प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाया जाता है, उस हवाले से डिफरेंट ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट जो है वो यूटिलाइज करता है हिज और हर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू डिज़ाइन असेसमेंट टू स्क्रीन कैंडिडेट्स फॉर स्पेसिफिक जॉब रोल्स। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेवलप करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, कि वो किस तरह से अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ अपनी एफिशिएंसी को कर सकते हैं। उनके लिए मोटिवेशनल जो लेक्चर्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं और जिससे वो मैक्सिमाइज़ एफिशिएंसी करते हैं और मिनिमाइज़ अपनी इंजरी कर रख सकते हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो फ्रीक्वेंटली जो वो डिफरेंट बिजनेस को असेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, जिसके लिए वो डिफरेंट वे आउट निकालते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक के लिए कि वो किस तरह से अपनी कॉस्ट को लो रख सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ वो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन और इनकी रिटेंशन के लिए काम करते हैं। अगर हम लोग देखें जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट इस तलाश में होता है कि वो मोटिव्स को पहचाने जो क्रिमिनल के हैं किसी भी एक क्राइम करने के पीछे, और फिर वो डेवलप अ साइकोलॉजिकल प्रोफाइल टू अंडरस्टैंड और ऑप्रीहेंड दैम, तो उनको समझने की कोशिश करे कि एक्चुअली उसके क्या मोटिव्स थे। इसके साथ साथ उसने एग्जामिन करना होता है कि इंडिविजुअल क्रिमिनल बिहेवियर को और डायग्नोज करता है अगर उसके साथ कोई ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो, क्योंकि उसी का ये जो फ्रीक्वेंटली स्टेप होते हैं जो कोर्ट में अगर उसके टेस्टमनी को अगर उसके पास कोई क्लाइंट ऐसा भेजा जाता है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ है, तो वो एक्चुअली देखा जाता है कि उसके पीछे क्या मोटिव्स हैं और इसको अगर कोई सज़ा मिलनी है तो क्या वो ये जानबूझ के हुआ है या जानते हुए हुआ है या फिर अनजाने में इस तरह का उसने रोल प्ले किया है। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्स। अगर बात की जाए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की तो उसके रोल्स थोड़े डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होगा वो एथलीट्स को जो कॉम्पिटिटिव फेयर्स हैं उनके लिए कोप करना सिखाएगा और उनकी जो मेंटल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना सिखाएगा और उनको प्रिपेयर करेगा कॉम्पिटिशन्स के लिए जो फ्यूचर में उनके लिए आने वाले हैं। और उसके साथ साथ उनके लिए जो गेम रूटीन्स हैं या फिर ऐसी रूटीन सेट करेगा जो शॉट लगाने से पहले, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है या हॉकी है या कोई भी ऐसी गेम है उसके लिए। और उसके साथ साथ उनकी जो प्रैक्टिस है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज उनके साथ डिस्कस करेगा और उनकी जो एडवर्सिटी है उनके साथ कोप किस तरह से करना है वो उनको सिखाया जाएगा। और जो अंडर प्रेशर किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं उस हवाले से स्ट्रैटेजीज़ उनको बताई जाती हैं और मैनेज की जाती हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जब प्लेयर अपने ग्राउंड में आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होती हैं या काफ़ी लो होती हैं, तो उसको देखते हुए वो उन लोगों को सिखाए जाते हैं डिफरेंट टेक्निक्स और उसके साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए उसको किस तरह से हैंडल करना या टैकल करना ताकि ग्राउंड में रहते हुए। जो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट है उसके रोल्स डिफरेंट है। उसका जो मेन ड्यूटी है इज़ टू गेट इनसाइड द माइंड ऑफ द कंज्यूमर और उसमें ये देखना कि हाउ कंज्यूमर चूज बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके साथ साथ उनका थॉट प्रोसेस देखना और इमोशंस को देखना जो कंज्यूमर के डिसीजंस के पीछे है, उसके क्या इमोशंस हैं, क्या थॉट प्रोसेस है और उसके जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है जिस तरह के उसके फ्रेंड, फैमिली, मीडिया, कल्चर इन्फ्लुएंसेस जो वो प्रोडक्ट को बाय करता है उसके डिसीजन लेने में उसकी किस तरह से मदद करते हैं। उसके साथ साथ मोटिव्स को देखना लोगों के कि वो एक चीज़ को या एक प्रोडक्ट को एक से दूसरी प्रोडक्ट पे कैसे फोकियत देते हैं और पर्सनल फैक्टर्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना कि जो लोग एक प्रोडक्ट को बाय करने में क्या उनकी चॉइसेस होती हैं और जो किस तरह से मार्केटर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवली रीच कर सकते हैं अपने टारगेट कस्टमर्स तक या टारगेट ऑडियंस तक।
अगर हम लोग बात करें स्कूल साइकोलॉजिस्ट की या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की, तो मोर और लेस इनकी सेम ही जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जिस तरह से अगर हम लोग देखें तो इनका इम्प्रूव स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, कि वो किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को या फिर सोशल स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं डिफरेंट सेटिंग्स में, स्पेशली स्कूल सेटिंग्स या एनी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और असेस करना स्टूडेंट्स को उनके इमोशनल एंड बिहेवियरल जो नीड्स हैं, और उनको प्रोवाइड करना इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग, और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनको डिफरेंट तरीके से कोप करना सिखाना, उनकी एंगर मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करवाना, और उसके साथ साथ जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसको किस तरह से वो आगे लेके चल सकते हैं और उसके साथ कोप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उनको रीइंफोर्स करना उनकी जो पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स हैं एंड रेजिलियंस जो है उसको, और उसके साथ साथ एप्टीट्यूड या फिर टेस्ट जो है वो देखना, और बच्चे की जो इंटरेस्ट है उनको देखना कि वो किस तरह के इंटरेस्ट को रखता है या रखती है, ताकि अपने फ्यूचर को वो उस तरह से प्लान कर सके, या जो वो जिन गेम्स में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है या जिन स्किल्स में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ्राहम किया जाए, ताकि वो मैक्सिमम अपनी जो पोटेंशियल्स हैं, अपनी एनर्जीज़ को वहाँ पे इस्तेमाल कर सके, और फ्यूचर में अपने लिए कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन या कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर सके जिसमें उसको आसानी हो। अगर हम लोग हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें तो जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं हाउ पेशेंट्स हैंडल इलनेस, और इसके साथ साथ कि क्यों वाई सम पीपल डू नॉट फॉलो मेडिकल एडवाइस, और मोस्ट इफ़ेक्टिव वेज जो होते हैं कंट्रोल पेन और चेंज पुअर हेल्थ हैबिट्स। तो लोगों की जो पुअर हेल्थ हैबिट्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, डिफरेंट जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ मिलके लोगों की फ़िज़िकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करते हैं, ताकि लोग मैक्सिमम अपनी जो हेल्थ हैबिट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकें, और लेस जो उनके जो कम से कम जो उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो लोग फेस करें। तो इसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को गवर्नमेंट के साथ मिलके लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करते हैं। फैशन साइकोलॉजिस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटर्स के लिए या कंपनीज़ के लिए, जिनको ये समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व है, जो उनकी प्रोडक्ट को सेल करने में सबसे ज़्यादा मदद देंगे, या उनके जो कस्टमर्स हैं या उनके जो बायर्स हैं या उनके जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो किस तरह की प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, और इसके साथ साथ कि वो जो प्रोडक्ट है वो कितनी देर के लिए या कितने अरसे के लिए चलती रहेगी फैशन के तौर पे। वो लोगों की साइकोलॉजी को समझते हुए, लोगों के स्टेटस को समझते हुए, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन और कंडीशन को समझते हुए, और इलाके, रवाज, कस्टम्स को समझते हुए उन मार्केटर्स को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ देते हैं, ताकि वो लोगों के इमोशंस को समझते हुए, उनके स्ट्रैटेजीज़ को समझते हुए अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। और जो फैशन साइकोलॉजी फोकसेस ऑन चेंजेस इन एक्सेप्टेंस ओवर टाइम, कि अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से कितने अरसे के लिए किसी एक ख़ास एरिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसके जो प्राइस होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे हर तरह के लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकें और उसको खरीद सकें। अगर हम लोग मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उसका जो मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी तरीके से असेस करता है, डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, और इनके विद जो उनके मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको समझते हुए, उनको जब वो मैदान में जाते हैं या वहाँ से वो इंजर होकर वापस आते हैं तो उनके साथ जो ट्रॉमास होते हैं या जो उनके साथ ट्रेजेडीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो उनको दोबारा से लाइफ की तरफ वापस लेके आना,
उनको असेस करना, उनको बकअप करना ताकि वो दोबारा से वापस रूटीन की तरफ लाइफ में वापस